तत्वों का अवर्त वर्गीकरण। आज की क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग तत्वों का अवर्त वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आप राशन वाले की दुकान में देखते होंगे कि सारा सामान जो है एक अलमारी में सुव्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है। साबुन वाले में साबुन, बिस्किट वाले में बिस्किट, चॉकलेट वाले में चॉकलेट और जितने सामान है, पेस्ट वाले में पेस्ट, सब एक जगह से सुव्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है। अगर वो सामान सुव्यवस्थित ढंग से ना रखे, इधर उधर छितरा के रखे, तो उसको परेशानी होगा। तो वही हम लोगों को पढ़ना है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारा समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रखकर रसायन शास्त्र के अध्ययन को सरल, सुविधाजनक, सुस्पष्ट एवं क्रमबद्ध बनाना है। अब इसका इतिहास के बारे में जानेंगे कि कितने वैज्ञानिकों ने इसके बारे में खोज किया है। तो सबसे पहले डोबेनाइन के त्रिक है। उन्होंने क्या किए कि समान गुण वाले तत्वों के समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन तत्व वाले कुछ समूह को चुना और उनको आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान ऊपर नीचे वाले के परमाणु द्रव्यमानों का औसत होता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये दोनों का औसत इसके बराबर होगा। इसमें देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इसका परमाणु द्रव्यमान, इसका परमाणु द्रव्यमान, दोनों का औसत निकालेंगे तो इसके लगभग बराबर होगा। यहाँ पर देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसका परमाणु द्रव्यमान, इसका, दोनों का औसत निकालेंगे तो इसके बराबर लगभग में आता है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये दोनों का परमाणु द्रव्यमान का औसत, ये बीच वाले का। इसी के आधार पर इन्होंने त्रिक का नियम दिया। अब ये त्रिक का नियम जो है ये वर्गीकृत करने में यह पद्धति सफल नहीं रहा। इसके बाद हमारा जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। रायनर जो त्रिक नियम दिए उसमें देखिए नाइट्रोजन का होगा परमाणु द्रव्यमान 14, फास्फोरस का 31, आर्सेनिक का है 74.9। अब ये बोले हैं कि पहला और तीसरा का परमाणु द्रव्यमान का औसत हमारा बीच वाले के बराबर होगा। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 88.9 है, इसका हम औसत निकाले हैं तो ये हमारा आ गया। इसके बराबर नहीं है तो इनका जो है त्रिक नियम फेल कर गया। उसके बाद अब न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आया। तो इन्होंने तत्व को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। इन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया। ये यहाँ से आरंभ किए और ये 56वें तत्व थोरियम पर जाके ये समाप्त कर दिए। और ये बोले हैं कि प्रत्येक परमाणु का 8वां तत्व जो है, यहाँ से हाइड्रोजन से फ्लोरीन, ये यहाँ से 8वां तत्व है, तो इसका गुणधर्म दोनों के गुणधर्म के समान होगा। और इनका तुलना जो है ये संगीत के सुर के साथ किए हैं। जैसे संगीत में हम लोग म्यूजिक बजाते हैं हारमोनियम में, तो सारे गामा पा धा नी, तो इस पर ये किए हैं कि सारे गामा पा धा नी। पहले हम लोगों का सुर था डो रे मी फा सो ला टी। अब देखिए हाइड्रोजन से 8वां तत्व फ्लोरीन है, लिथियम से 8वां तत्व सोडियम है, बेरिलियम से 8वां तत्व हमारा मैग्नीशियम है, बोरन से एल्युमिनियम हो गया, कार्बन से सिलिकॉन हो गया। ये सारे का गुणधर्म समान है। लेकिन अब जो है यह सिद्धांत कैल्शियम तक ही लागू होगा, 20 तक ही इसका लागू होगा, 20 के बाद जो है इसका लागू नहीं होगा। उसके बाद ये कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व विद्यमान है, अब भविष्य में कोई तत्व का आविष्कार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे ये फेल कर गए। उसके बाद जो है ये दो तत्व को एक साथ रखे और कुछ असमान तत्व को भी उनके साथ रख दिए। जैसे हमारा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके साथ हमारा कोबाल्ट और निकेल रख दिए हैं। तो फ्लोरीन हमारा सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा अभिक्रिया कर लेता है। इसका गुणधर्म इसके साथ नहीं है। ये हमारा देखिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सबसे ज्यादा वायु के संपर्क में इसमें आग पकड़ लेता है, लेकिन कॉपर और रुबिडियम के साथ नहीं है। यहाँ भी इसी तरह ये दोनों का गुणधर्म नीचे वाले के साथ नहीं मिल रहा है। अब यहाँ देखिए कोबाल्ट और निकेल का गुणधर्म फेरिक के साथ मिलता है, लेकिन ये इसको हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन के साथ रख दिए हैं। तो ये यहाँ पे इनका थ्योरी फेल कर गया। ये सिर्फ हल्के तत्व के लिए ही लागू होता है,
नियम यहाँ पे ये जो भी दिए हैं इनका फेल कर गया। इसके बाद हमारे मेंडलीव साहब आए हैं, अब उनका हम लोग सिद्धांत के बारे में जानेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब इन्होंने तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। इन्होंने तत्व का गुणधर्म किस पर निकाले हैं, तो परमाणु द्रव्यमान पर। और वो बोले कि तत्व का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। इन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर ये अपना व्यवस्थित किए। ये जो आवर्त सारणी बनाए और इनको जो है 64 तत्व का ज्ञात हो गया था। जब ये खोज कर रहे थे तब इनको 64 तत्व का पता चल चुका था। उसके बाद इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को चुना। क्यों चुना कि ये अत्यंत सक्रिय है और इनका अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनता है। उसके बाद इन्होंने जो है दिया कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम लोग ग्रुप कहते हैं और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहते हैं। ये अपना दिए हैं। उसके बाद इनकी कुछ उपलब्धि है। उन्होंने सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व के पहले रखे। क्यों? ये क्रम इसलिए इन्होंने उल्टा कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। जैसे हमारा कोबाल्ट, इसका इनका परमाणु द्रव्यमान है 58.9 और ये निकेल का है 58.7, लेकिन इससे ये पहले होता है। ये ग्रुप 8 और पीरियड 4 में, ग्रुप में देखिएगा तो 8वें ग्रुप में है और पीरियड में 4थे में है। इन्होंने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान को भी छोड़ दिया ताकि इनको दोष के रूप में इनको नहीं देखा। इन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा कि भविष्य में भी कुछ तत्व का आविष्कार हो सकता है। इनको इस बात का पूरा अनुमान था। वो फिर तत्व का नाम के पहले इन्होंने एक का, जो संस्कृत शब्द है, वो उपसर्ग लगा कर किए कि आने वाले तत्व का जब आविष्कार होगा तो उनका नाम के पहले हम लोग एक का लगा देंगे। जैसे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के बाद जो है आविष्कार हुआ है। और ये क्या किए कि एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन, इनका गुणधर्म दोनों में काफी समानता पाया गया है। अब उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनका पता देर से चला कि ये अक्रिय है, वायुमंडल में इनकी बहुत कम मात्रा है। उसके बाद इनका मेंडलीव का कुछ सीमा है। सबसे पहला तो है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का नियत स्थान नहीं मिला। हाइड्रोजन जो है वो क्षार धातुओं के साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है। क्षार धातुओं की भांति भी ये जो है हाइड्रोजन, क्लोरीन, या ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ ये एक सूत्र वाले यौगिक भी बनाते हैं। उसके बाद जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के बाद समस्थानिक का पता चला, जो कि इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था मेंडलीव साहब का, कि समस्थानिक का ये स्थान नहीं दे पाए। समस्थानिक क्या है? तो किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ये इनके लिए चैलेंज था, इसलिए इनका जो है ये मतलब मेंडलीव का जो है ये लिमिटेशन था। समस्थानिक के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए। कुछ समान गुण वाले तत्व जैसे है कॉपर, Hg, Ag, Tl, Au तथा Pt, Ba एवं Pb को आवर्त सारणी के अंदर ये भिन्न भिन्न वर्गों में रखे हैं। ये इनका लिमिटेशन था। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन का हम लोग अधिकतम संख्या कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला है 2n², जहां n क्या है? नाभिक से नियत कोष की संख्या। अब यहाँ पर K, L, M, N दिखाते हैं, तो n के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा 2 आता है। 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा 8 आएगा। और m बराबर 2 गुने 3 का होल स्क्वायर बराबर ये हमारा 18 आता है। तो पहला में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में हमारा 8 और तीसरा में हमारा 18, लेकिन 18 नहीं होगा। किसी के अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो यहाँ भी ये हमारा 8 ही होगा। अब हम लोग आधुनिक आवर्त के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे। तो 1913 में हेनरी मोजले जो थे, इन्होंने इसका
आवर्त सारणी के बारे में खोज किए हैं और इनको बनाए हैं। तो ये जो है परमाणु संख्या के आधार पर दिए हैं। अब इसमें हम लोग संयोजकता जानेंगे कि संयोजकता क्या है। तो किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग संयोजकता करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का एक है, सोडियम हो गया हमारा, तो 2 8 1 KLm। उसके बाद हमारा पोटेशियम हो गया, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, तो ये हमारा हो गया 2 8 8 8 1। तो ये सबके बाह्यतम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सारी की संयोजकता क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे जो है आधुनिक आवर्त सारणी में जो हमारा खड़ा लाइन है ये 1 से 18 तक है, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। और जो बड़ा लाइन है जिसको हम लोग 1 से 7 तक नंबर है उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सबका संयोजकता 1 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आवर्त सारणी में इसको एक संयोजकता वाले को एक ग्रुप में रखते हैं। अब हमारा परमाणु साइज, एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। अब हमारा देखिए हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या है 37 pm। pm को हम लोग पिकोमीटर बोलते हैं। 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है। अब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर हमारा परमाणु का त्रिज्या घटेगा, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है और जिससे परमाणु का साइज क्या है, घटेगा। ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा परमाणु का साइज हमारा बढ़ता है। धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सोडियम एवं मैग्नीशियम हमारा जो है वो पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक में आता है, बीच में हमारा D ब्लॉक है और दाहिने साइड हमारा P ब्लॉक है। तो जो हमारा S ब्लॉक है उसमें सोडियम और मैग्नीशियम जैसी धातुएं और सल्फर क्लोरीन जैसी धातुएं दाईं ओर स्थित है, ये हमारा P ब्लॉक में है। और दोनों के मध्य में जो है सिलिकॉन होता है, जिसे हम लोग अर्ध धातु या उप धातु भी कहते हैं। और दोनों ये धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म को दर्शाता है। सारणी में देखिएगा कि टेढ़ा मेढ़ा रेखा P ब्लॉक में आते हैं, तो यहाँ पे हमारा टेढ़ा मेढ़ा एक रेखा रहता है। वो क्या करता है कि धातु को अधातु से अलग करता है। इस रेखा पर आने वाले जो तत्व हैं वो हमारा है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम। ये क्या है कि धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म को दिखाता है। इसे हम लोग उप धातु या अर्ध धातु भी कहते हैं। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल हो गया। इस ब्लॉक में हमारा 2 आ गया, पहला हमारा अल्कली मेटल और दूसरा अल्कलाइन मेटल हो गया। बीच में हमारा D ब्लॉक हो गया और ये दाहिनी साइड हमारा P ब्लॉक हो गया। नीचे हमारा F ब्लॉक हो गया। F ब्लॉक में 2 होते हैं, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। S ब्लॉक वाले वो हमारे जो है एक क्षारीय मेटल जिसको अल्कली मेटल बोलते हैं वो पूरा, और एक हमारा जो हो गया सेकेंड ग्रुप का वो अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। P ब्लॉक में हमारा जो है बोरॉन से आता है आपका बोरॉन, वो हमारा 13वां में आएगा। 13 14 15 16 17 18 ये हमारा P ब्लॉक में आएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कमरे के तापमान पर कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, पारा। अब पूछता है कि कमरे के तापमान पर कौन सा ऐसा धातु है जो हमारा द्रव के रूप में पाया जाता है, तो ये हमारा उत्तर होगा ब्रोमीन। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद पूछेगा कि विद्युत का सुचालक अधातु कौन है, तो हमारा ग्रेफाइट हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन है, तो ये हमारा चांदी हो जाएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो ऑक्सीजन हो गया। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व, तो ये हमारा एल्यूमिनियम हो गया। उसके बाद पूछेगा कि सबसे हल्का तत्व क्या है, तो हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व क्या है, तो ये हमारा ऑस्मियम हो गया।
उसके बाद सबसे हल्का धातु तत्व क्या है, तो ये हमारा लिथियम हो गया। विद्युत का सुचालक अधातु ये ग्रेफाइट हो गया। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता जिसको हम लोग पीट के बहुत लंबा कर सकते हैं, हमारा क्या हो गया, सोना हो गया। और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन। उसके बाद हो गया सबसे अधिक क्रियाशील धातु हमारा क्या है, सीजियम है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद कभी पूछता है कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, तो ये हमारा सोडियम हो गया। उसके बाद हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला कौन सा तत्व है, तो कैल्शियम हो गया। इसी तरह अगले क्लास में हम और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।